हेलो डियर फ्रेंड, SKR एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज कक्षा 12 फिजिक्स का आंसर पेपर सॉल्व कराऊंगा। पिछली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के खा नंबर तक सॉल्व करवा दिए थे। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के गा नंबर से सॉल्व कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर गा, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो देखिए बच्चों, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। इसमें अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी की अगर हम बात करें तो यह वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी खगोलीय पिंडों आदि तारों आदि को देखा जाता है। उसे हम लोग अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इसकी सहायता से किसी दूर वस्तु का बना प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। देखिए, मैं आपको डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। खगोलीय अपवर्तनीय दूरदर्शी, अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है। वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है, उसे अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इसकी सहायता से खगोलीय पिंडों, तारों आदि को देखा जाता है, देखिए बच्चों, वह प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिसकी सहायता से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसकी सहायता से खगोलीय पिंडों, तारों आदि को देखा जाता है। इसे हम लोग अपवर्तनीय दूरदर्शी कहते हैं। प्रतिबिंब का बनना, देखिए बच्चों, ध्यान देंगे, इसमें एक अभिदृश्यक लेंस होता है जिसे वस्तु की ओर रखा जाता है। यह अभिदृश्यक लेंस है तथा इसमें एक और उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है जिसे आंख की ओर रखते हैं, और इस लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस छोटा होता है तथा अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है। दूर वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण ये आ रही है, इससे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यह अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनता है। तो यहां से इस प्रकार से किरण एक निकल जाती है
जो अभिदृश्यक के फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, जिसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार जाएगी, ये ऐसी निकल जाएगी। इस प्रकार से किरणें, मान लेते हैं कि यहां नेत्र है। जब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक की ओर बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मान लेते हैं ये वस्तु ए बी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदृश्यक के फोकस, या हम कह सकते हैं नेत्रिका लेंस व नेत्रिका के फोकस के बीच इस वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा वास्तविक बनता है। इसके बाद यह वस्तु या जो प्रतिबिंब बना है वह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका आभासी तथा वस्तु के सापेक्ष इस ए डैश बी डैश के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश वस्तु की अपेक्षा में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसका स्वच्छ किरण आरेख बना के दर्शा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर घ, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ध्यान देंगे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट विभवांतर दिया जाता है। अगर हम विभवांतर की बात करें, विभवांतर, ये वी विभवांतर वाली है, विभवांतर इसके पास 500 वोल्ट है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट विभवांतर दिया जाता है तो उसके पास कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा आ जाती है। यह गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर ev होगी, और v विभवांतर और यहाँ v वेग होगा। ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। यहाँ अगर हम v की बात करें तो v² आएगा 2ev/m, v बराबर √2ev/m। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। v बराबर √2 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू v 500 वोल्ट है, यहाँ लिखेंगे 500 बटे m की बात करें तो m 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ देखेंगे दशमलव से दशमलव हटा देंगे, यहाँ 16 दूनी 32, v बराबर √32 इंटू 5 गुणे 10⁻⁻19, दो घातें ये प्लस की होंगी जो घट जाएंगी, 10⁻⁻17। इसके बाद ये माइनस की ऊपर जाएंगी, प्लस की 31 हो जाएगी और बटे में बचेगा 91। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है v बराबर अंडर रूट के अंदर इस 32 को हम 16 गुणे 2 गुणे 5, इसके बाद गुणे 10 की पावर प्लस की बचेगी 14 और बटे 91। ध्यान देंगे 16 का वर्गमूल निकल आएगा, 16 का वर्गमूल 4, अंडर रूट के अंदर यहाँ बचेगा 10/91। यहाँ से अगर हम दो घातें और खींच लें तो यहाँ 1000 हो जाएगा इंटू 10⁻12 बचेगी। 12 से 10 की पावर, जब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 10⁻6 बचेगी। v बराबर 4 गुणे 10⁻6 गुणे अंडर रूट के अंदर 91 का 1000 में भाग दे लेंगे। जब 91 का 1000 में भाग देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 91 भाग 1000, 91 कम
91, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 91 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे पहले 0 बढ़ जाएगा फिर दशमलव लगेगा, फिर इसके बाद कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 900। इसका इसमें जब भाग करेंगे तो लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9 और 9 नेम 81, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, दशमलव लगा 1 0 और बढ़ा ले तो यहाँ चला जाएगा लगभग 8 बार, अर्थात यहाँ आएगा 10 अंडर रूट के अंदर 10.98। इसके बाद 10.98 का 10.98 का निकाल लेते हैं वर्गमूल, तो v बराबर प्राप्त होता है 4 गुणे 10 की पावर 6 इंटू इसका वर्गमूल निकलेगा लगभग 3.38। इसका इसमें गुणा करा लेते हैं तो 4 अट्ठे 32, 4 तिहाई 12 और 3 15, 4 तिहाई 12 और 1 13, दशमलव 2 अंकों पे इंटू 10 की पावर 6, एक अंक दशमलव और आगे खिसका लेंगे तो 1.352 गुणे 10 की पावर 7 वेग मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के घा का अथवा अपवाह या अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या होता है अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध? अगर बात करें तो मान लेते हैं ये कोई चालक है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। माना कि चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। जब इसे किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो जाता है, ये प्लस ये माइनस, इधर से धारा प्रवाहित होगी। तो ध्यान देंगे बच्चों, जिस दिशा में धारा जाती है इलेक्ट्रॉन उसके ठीक विपरीत दिशा में चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसकी कुछ इस दिशा में गति करने लगेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो जाएगा। तो ध्यान देंगे ये इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो संपूर्ण आयतन में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम मानेंगे, माना किसी चालक की लंबाई L है, L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, जब इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो जाता है। यदि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो यदि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो ध्यान देंगे इसमें प्रवाहित धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा धारा क्या होती है? I बराबर Q अपॉन T। ध्यान देंगे बच्चों, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर NE, यहाँ लगा देंगे I बराबर NE अपॉन T।
ये n क्या होगा, n होगा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे देखेंगे। कुल इलेक्ट्रॉन अगर हम n की बात करें तो n बराबर, ये तो केवल एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी स्मॉल n। अगर हम कैपिटल N की बात करें अर्थात संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो संपूर्ण चालक में आयतन इंटू एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन इंटू n, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर आयतन क्या होगा, आयतन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई और इंटू में n। तो n की जगह आप पुट कर देंगे। I बराबर क्या आएगा, a l n इंटू ई अपॉन में t। t क्या होगा, t की बात करें अगर तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, टोटल l अपॉन इलेक्ट्रॉनों की चाल vd है, तो t की जगह पुट कर देंगे। I बराबर प्राप्त हो रहा है हमें, I बराबर a l n e अपॉन t की जगह l अपॉन bd, तो l यहाँ आएगा और vd ऊपर पहुंच जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा। I बराबर प्राप्त होगा n e a इंटू vd। ये आपका अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है, जहां I वैद्युत धारा तथा vd अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर के परमाणु मॉडल के अपगृहित लिखकर समझाइए। देखिए बच्चों, बोहर का परमाणु मॉडल क्या था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर से पहले परमाणु मॉडल के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ बताया था। उस रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में आए दोषों को दूर करते हुए वैज्ञानिक बोहर ने कुछ अपगृहित बताए। तो उनके अपगृहित ये थे कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज में होता है। तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उन्हीं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π। ये अपगृहित फर्स्ट थी, पहली अपगृहित थी। दूसरी अपगृहित बताया बोहर ने कि जब परमाणु को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु में उपस्थित कोई एक इलेक्ट्रॉन इस संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा को छोड़कर उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं, जब किसी परमाणु को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है, बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है तो इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को
इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे यह निम्न ऊर्जा को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाता है। इसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यदि निम्न ऊर्जा E1 व उच्च ऊर्जा E2 है तो यदि निम्न ऊर्जा स्तर E1 व उच्च ऊर्जा स्तर E2 है, उच्च ऊर्जा स्तर E2 है तो ध्यान देंगे E2 माइनस E1 बराबर hν। तो ये आपके बोहर का परमाणु मॉडल की निम्न अपग्रहित है। खंड या क्वेश्चन नंबर 6, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या करते हैं। इसमें एक परावर्तक तल होता है जिसे Z डैश कहते हैं। यह परावर्तक तल है तो इसकी एक सतह चिकनी तथा पालिशदार होगी। जब इस पर कोई तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, ये मान लेते हैं कि कोई AB तरंगाग्र इस Z डैश तल पर तिरछा आपतित हो रहा है। मान लेते हैं कि यह बिंदु A व यह बिंदु B पर आपतित होता है। जिस समय अंतराल में यहाँ पर एक हम लंब खींच लेते हैं, इस प्रकार से ये लंब है। तो जिस क्षण तरंगाग्र का प्रथम सिरा बिंदु B डैश पर होता है, उस क्षण तरंगाग्र का प्रथम सिरा परावर्तक तल के बिंदु A पर होता है। जितने समय अंतराल में तरंगाग्र का द्वितीय सिरा B डैश से बिंदु B तक आता है, उसी समय अंतराल में तरंगाग्र का प्रथम सिरा बिंदु A डैश पर पहुंच जाता है। जब हम A डैश को B से मिलाएंगे तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर अभिलंब खींच लेंगे। ये वाला आपका आपतन कोण I होगा, तो ये कोण भी I कहलाएगा। यह इसका परावर्तन कोण, इस प्रकार से यहाँ एक परावर्तन कोण होगा। ये किरण परावर्तित होकर ऐसी निकलेगी, इस प्रकार से ऐसी। तो मैंने देखा क्या कि यहाँ पे ये कोण I, तो ये कोण भी I होगी। इसका ये परावर्तन कोण R, तो ये भी परावर्तन कोण R होगा। इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये दूरी और ये दूरी मैंने बताया कि जिस समय अंतराल में, जितने समय अंतराल में तरंगाग्र का द्वितीय सिरा बिंदु B से B डैश तक आता है, उसी समय अंतराल में तरंगाग्र का प्रथम सिरा बिंदु A से A डैश पर पहुंच जाता है। अर्थात इसमें और इसमें दोनों में समय बराबर लग रहा है। तो हम दूरी निकाल लेते हैं दोनों की। दूरी बराबर चाल गुणे समय। मैं अगर बात करता हूं इसकी दूरी, ये यहां से यहां तक B डैश दूरी निकालता हूं, तो चाल तरंगाग्र की चाल को V मान लेते हैं। तो ये V इंटू समय T है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तरंगाग्र के प्रथम सिरा की बात करें तो ये दूरी A डैश दूरी, चाल तरंगाग्र की परावर्तन में वही रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, इंटू समय अंतराल इसका भी वही है। समीकरण 1 व 2 से मैंने देखा, समीकरण 1 व 2 से
v इंटू टी अर्थात इनके दाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात बी बी डैश बराबर ए डैश। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब त्रिभुज ए बी डैश बी, त्रिभुज ए बी डैश बी व त्रिभुज ए डैश बी में, ए डैश बी में जब इनमें हम चलेंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। इसकी ये वाली ए डैश व इसकी दूरी बी डैश दोनों ही बराबर हैं। ए डैश बराबर बी डैश, यह हम समीकरण 3 में सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 3 से। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों के लिए ए बी सार्ध है, तो यहाँ लिख दिया ए बी बराबर सार्ध है। इसके बाद दोनों के लिए कोण ए बी डैश बी बराबर कोण ए डैश बी, ए डैश बी दोनों ही बराबर है 90-90 अंश है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज की 3 चीजें बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी डैश बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डैश बी के। सर्वांगसम त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो इसका है आपतन कोण आई इसके परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। अतः मैं कह देता हूं कि कोण आई बराबर कोण आर, यही परावर्तन का नियम है। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। नंबर 2 भी लिख देंगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। यही आपके हाइजेंस के परावर्तन का नियम है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल की वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।